हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 3। क्वेश्चन में गिवन है कि किसी राशि को 3 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर से ऋण के रूप में दिया जाता है। यदि साधारण ब्याज का वार्षिक दर 4% कम होता तो साधारण ब्याज 720 रुपये कम प्राप्त होते। वह राशि क्या है? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कहता है कि जो 3 वर्षों के लिए जो राशि को जो ऋण के रूप में दिया जा रहा है, तो अगर 4% वार्षिक दर अगर कम होता ना तो साधारण ब्याज 720 रुपये कम प्राप्त होते। तो वो राशि क्या है? तो एक बात बताओ, हमें नहीं पता वो राशि क्या है और कितने परसेंट के रूप में उसको ब्याज दर पे दिया जा रहा था ऋण के रूप में। मैं मान लेता हूँ अपने हिसाब से कि वो राशि जो है वो 100 रुपये की राशि है, ठीक है, 100 रुपये की। और मुझे नहीं पता कि इस पर कितने रुपए का ऋण दर दिया जा रहा है, कितने दर पे जो है वो उधार दे रहे हैं राशि को 3 साल के लिए। मैं मान लेता हूँ खुद ही कि वो 5% पे ब्याज पे उधार दिया जा रहा है। तो 1 साल का 100 रुपये का 5% 5 रुपये होता है। तो 3 वर्षों के लिए अगर वो उधार दिया गया है तो 115 रुपये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 रुपये अगर 1 साल का है तो 15 रुपये 3 साल का ब्याज। तो मूल पर अगर आप 15 रुपये 3 साल का ब्याज जोड़ेंगे तो 115 रुपये के बराबर हो जाएगा। फिर क्या कहता है आगे कि यदि साधारण ब्याज का वार्षिक दर 4% कम होता तो साधारण ब्याज 720 रुपये कम प्राप्त होते। तो देखो, अगर पहले 5% में मान के चला था खुद, और मैंने मूल राशि भी मैंने खुद ही मानी है, और अगर मैं इस राशि पे 4% कम कर दूं तो अब वो कितने परसेंट बैठ जाएगा? 1%, ठीक है ना। तो 1 साल का 100 रुपये का 1% 1 रुपया होता है, और 3 साल के लिए ये ऋण पे दिया गया है तो 103 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 साल का 1% पे जो ब्याज आएगा 1 रुपये का आएगा। 100 रुपये पे 1% 1 रुपया होता है, तो 3 साल पे 3 रुपये होते हैं। तो 103 रुपये जो है आपका टोटल हो जाएगा 3 साल में, ठीक है। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज 720 रुपये कम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पहले चेक करो कितने रुपए कम प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे बेटे 12 रुपये कम प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये 12 रुपये कम हमारा प्राप्त हो रहा है और उसका प्राप्त हो रहा है 720 रुपये कम, तो अगर मैं पूछ रहा है कि वह राशि क्या है, तो वो राशि उसकी जो है, हमारी राशि तो 100 है, तो हमारा 12 रुपये कम आया। तो अगर मैं अपनी राशि को 100 के बराबर दिखा दूँ यहाँ पे, तो उसकी राशि निकल जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा जो कम है वो उसके कम के बराबर हो गया है। तो अगर मैं यहाँ से अगर इसको 100 बना दूँ 12 को, तो उसका जो है ना राशि आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, 100/12 से बोथ साइड गुणा कर देते हैं। इसकी 12 की गुणा करेंगे, यहाँ पे रहेगा आपका 720, इसकी भी गुणा किससे करेंगे? 100/12 से। तो देखो यहाँ 12 से 12 कट गया, हमारा तो राशि आ गई ना 100 रुपये। अब उसकी राशि यहाँ से आ जाएगी, 12×6 = 72 और 0 यहाँ पे है। तो 100 की 60 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6000। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसकी एक और ट्रिक है, अगर आप कहो तो मैं दूसरी ट्रिक भी आपको समझा देता हूँ। साथ ही साथ आपको जो अच्छा लगा वो वाली ट्रिक आप लोग कर लेना, ठीक है ना। सेकंड ट्रिक में क्या कहता है ये कि किसी राशि को अगर 3 वर्षों के लिए निश्चित दर से ऋण के रूप में दिया जा रहा है, तो साधारण ब्याज का अगर वार्षिक दर 4% कम होता तो साधारण ब्याज 720 रुपये कम प्राप्त होते। एक बात बताओ, मान लेते हैं कि वो राशि x रुपये की थी, ठीक है, हमें नहीं पता कितने रुपए की थी। कह रहा अगर साधारण ब्याज का वार्षिक दर 4% कम होता, तो कम कितना परसेंट हो रहा है? 4%। तो उस x राशि का जो 4% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 720 रुपये के बराबर, ठीक है ना। मतलब जो भी कोई राशि थी उसका अगर 4% कम हुआ है तो उसमें इतने रुपये का कम होने के बराबर हुआ है। तो इसका जो 4% है ना वो 720 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से वो राशि निकल जाएगी, ठीक है ना। तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32 और 0 का 0। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो 3 वर्षों के लिए जो है लोन के ऋण के रूप में दिया गया था। तो ये जो 4% है यहाँ पे हमें 3 से भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 3 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, 3×6 = 18, 0 60 हो जाएगा आपका। और आप 60 की 100 से गुणा कर दोगे तो 6000 आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप उस तरीके से सोल्व कर लो या तो इस तरीके से सोल्व कर दो। एक तरीका और इसको सोल्व करने का, वो आपको पता ही है, साधारण ब्याज के फार्मूले से। तो आपको जो भी अच्छा लगा उसी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किस मेथड का यूज करते हो, आपका आंसर सही आना चाहिए। और जिस चीज़ को आप करते हो सोल्व, उस पर आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। 18,200 रुपये को 3 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर क्रमशः 2, 4 और 5 वर्षों के लिए दिया जाता है। यदि तीनों स्थितियों में मिश्र धन समान हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है? ध्यान रखना, क्या कहता है कि 18,200 रुपये को 3 भागों में बांटा जा रहा है। अब हमें तो पता नहीं कितने कितने रुपये के जो है हिसाब से बांटा जा रहा है। तो कह रहा है 10% साधारण वार्षिक जो ब्याज है उसका दर जो है
10% का दे रखा है, उस पर 2, 4 और 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो तीनों में मिश्रधन समान बता रहा है। तो मिश्रधन मतलब ये होता है कि आप ध्यान रखना हमेशा कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस समय, सिंपल इंटरेस्ट, इसमें अगर मैं प्रिंसिपल मूलधन जोड़ दूँ, ठीक है ना, ब्याज में अगर मैं मूलधन जोड़ दूँ तो बेटे वो आपके मिश्रधन के बराबर हो जाएगा, जिसको हम अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये कह रहा है अमाउंट बराबर है, तो मिश्रधन बराबर कब होगा, जब मैं प्रिंसिपल में उसका ब्याज जोड़ूंगा। तो पहला वाला प्रिंसिपल मैं मान लेता हूँ कि 3 अलग अलग भागों में बांटा जा रहा है। मान लो पहला पैसा x रुपये है, ठीक है ना। तो पहला पैसा अगर x रुपये है तो इस x रुपये पे ब्याज कितना हो जाएगा, x का 2 साल का 10% पे ब्याज जुड़ जाएगा। ठीक है, अब कह रहे तीनों स्थितियों में मिश्रधन समान है, मतलब बराबर है। तो पहला मिश्रधन हो गया, दूसरा मिश्रधन देख लेते हैं। मान लेते हैं दूसरा y रुपये है उसमें, तो y का 4 साल के लिए 10% ये इसमें आ जाएगा। ठीक है ना। और फिर तीसरे में जो तीसरा मूलधन मैंने मान लिया z रुपये है, z रुपये का ब्याज जो है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए 10% पे, ये तीनों हमारे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक्स वाई और जेड का रेशो निकालूँ, तो यहाँ से अगर मैं रेशो निकाल दूंगा ना, तो तीनों को अलग अलग भाग पता चल जाएंगे कितने कितने का है। ठीक है, प्रत्येक भाग की राशि। तो एक बात बताऊँ, यहाँ से इजीली सोल्व करने का तरीका तो यही है कि देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 5x प्लस x, 6x/5। तो 6x/5 तो यहाँ से हो गया बराबर, इसको देखो 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 और 2 7, 5y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 7y/5। ठीक है, ये 7y है। अब तीसरा देख लेते हैं बेटे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो z 2z और z कितना हो जाएगा, 3z/2। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, एक्स वाई जेड का अब हमको यहाँ से रेशो बनाना है। जैसे ही हम इसका रेशो बना देंगे ना, तो हमारे तीनों भाग निकल जाएंगे। तो इसका रेशो बनाने का तरीका देखो कैसे होगा। अगर मैं x/y कर लूँ, ठीक है ना, तो 5 से 5 कट जाएगा, इस दोनों शुरू के दोनों को लेके चल रहा हूँ, इसको और इसको। तो 5 से 5 अगर मैं नीचे से नीचे काट दूँ, तो आपका बच्चे का क्या, x/y की वैल्यू आ जाएगी, x/y की जो वैल्यू आ जाएगी, 5 से 5 अगर नीचे कट जाएगा तो x/y की वैल्यू आ जाएगी बेटे 7/6। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, ठीक है, 7y/5 और 3z/2 की, तो आपको पता है कि जो y/z की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा 5×3 15 है, z के पास ऊपर 15 हो जाएगा y की वैल्यू, और जो है आपका z अपॉन में जब आएगा तो वो 7 दूनी 14 इसके साथ आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये क्रॉस में भेज दिया मैंने, 7 को नीचे और 5 को उधर कोने पे, तो 5×3 15 ऊपर चला जाएगा और 7 दूनी 14 नीचे, उसको रेशो में 15/14 हो जाएगा। अब आपको पता है कि दोनों की तरफ जो है रेशो कम बराबर करने के लिए, एक्चुअल रेशो निकालने के लिए बोथ साइड जो वैल्यू कॉमन है उसके बराबर वैल्यू होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 15 है वाई की वैल्यू। तो मुझे क्या करूँ कि दोनों में वाई की वैल्यू बराबर हो जाए, तो यहाँ पर मुझे 5 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ पर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अब एक्चुअल रेशो निकल जाएगा 7 पंजे 35। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 6 30, तो 30 तो यहाँ पे भी हो गया और 15 दूनी 30 यहाँ पे भी हो गया। और एक्स वाई की वैल्यू निकल गई, जेड की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, 14 की 2 से गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28, जेड यहाँ से आ जाएगा। तो मैंने तीनों का रेशो बराबर कर लिए। अब आप इन सभी को ऐड करोगे तो पहला भाग देखो क्या निकलेगा। मैं आपको एक भाग बता देता हूँ, बाकी भाग आप लोग सिंपल क्लियर तरीके से सोल्व कर लेना, ईजी है। ठीक है, तो अगर मैं पहला भाग निकालूँ तो 35 ऊपर रहेगा, है ना। अब बटे में तीनों का सम, तो ये हो जाएगा बेटे 8 5 13 और 3 3 6 2 8 और 1 9। ठीक है, 93 गुणा टोटल भाग कितना 18,200। ठीक है, तो एक बात बताऊँ, यहाँ देखो 93 दूनी 182 होता है, 200 तो ये हो गया, अब 35 दूनी 70, तो 70 तो ये और 2 जीरो हमारा है ही, तो पहला भाग आपका 7,000 रुपये आ चुका है। ठीक है ना, तो पहला भाग आपका 7,000 आ चुका है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, जैसे आपने इसको नीचे वाले को 18,200 से काट दिया, ये 200 तो आपका हमेशा रहेगा। ठीक है, अब इस 200 की अब 30 से गुणा कर दोगे तो दूसरा भाग आ जाएगा। ठीक है ना, देखो 3 दूनी 6 और 3 जीरो 6,000 हो जाएगा। और इसी 200 की अगर आप 28 से गुणा कर दोगे तो तीसरा भाग आ जाएगा। तो 28 दूनी कितना होता है 56, तो तीनों के तीनों भाग निकल गए, नहीं निकल गए। तो ईजी क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बेटे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 21,140 रुपये को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 9% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया जाता है। ठीक है, यदि दोनों परिस्थितियों में साधारण ब्याज समान हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहता है कि दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज समान है।
तो पहले राशि को हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, दूसरे का निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, तो इससे जो हमें प्रत्येक भाग की राशि निकल जाएगी। ठीक है, तो 2 भागों में बांटा जा रहा है, तो पहले भाग को तो हमें पता ही नहीं क्या है, मैंने मान लिया पहला भाग x रुपये है। ठीक है, उस x रुपये का पहले भाग को करा 8% वार्षिक दर पे 8 की गुणा कर देंगे, PRT/100 होता है। SI बराबर क्या होता है, PRT/100। तो P की वैल्यू मैंने x मान लिया, R की वैल्यू 8% है, T की वैल्यू इस समय 3 साल का दे रहा है बटे 100। तो पहला हमारा साधारण ब्याज निकल गया, दोनों साधारण ब्याज समान बता रहा है ये, तो दूसरा भी इसके बराबर ही होगा। तो दूसरा क्या निकलेगा, दूसरी जो राशि होगी वो हमें नहीं पता, तो हमें 21,140 माइनस x करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी राशि ये हो गई। इसको क्या कहता है कि 9% की दर पे 2 वर्ष के लिए बटे 100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, अब आप देखो तो यहाँ पे 3 तिहाई 9 आमने सामने वैल्यू कट जाती है। ठीक है, और यहाँ पे 2 से 2 चौका 8। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे तो 4x हो गया और यहाँ पे 3x है माइनस में, तो माइनस का 3x जब मैं अंदर गुणा करूँगा 3 की दोनों साइड, तो 3x जो है माइनस का, ये उधर जाके 4x + 3x कितना हो जाएगा, 7x के बराबर। कितना हो जाएगा बेटे, 7x के बराबर। और आपका यहाँ 3 की गुणा अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 21,140, ठीक है, गुणा 3। ठीक है, मैं 7 से काट देता हूँ, तो 7 या 21। ठीक है, 14 को एक साथ नहीं ले सकते, 0 लेना पड़ेगा, 7 दूनी 14, 0। तो आपको पता है कि x की वैल्यू अगर मैं 3020 की 3 से गुणा कर दूँ तो 0, 3 दूनी 6, 0, 3 तिहाई 9। तो पहली जो वैल्यू है राशि है वो 9,060 रुपये की है। तो आप देखो कि पहली राशि आपको ए में ही नज़र आ रही है, बाकी किसी में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप दूसरी राशि निकालना चाहते हो तो आपको 21,140 में से आपको 9,060 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे बचेगा 0, और यहाँ 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे बचेगा आपका बेटे 1। तो 12,080 रुपये की जो है इसमें दूसरी राशि हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में तथा 3 लगातार वर्षों तक किसी निश्चित राशि को बैंक में जमा करता है। ठीक है, यदि 3 वर्ष की समाप्ति पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसके खाते में 23,808 रुपये जमा हो गए हों, तो उसने कितनी राशि प्रत्येक वर्ष बैंक में जमा किया है। ठीक है, तो क्या कहता है, अब समझ में आता है। देखो, कह रहा है प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में तथा 3 लगातार वर्षों तक किसी निश्चित राशि को बैंक में जमा कर रहा है, हमें नहीं पता वो राशि कितनी है, और वो कह रहा है 3 वर्ष की समाप्ति पर 12% का ब्याज ही चल रहा है तीनों साल के लिए, और वो साधारण ब्याज की दर से उसके खाते में इतने रुपये जमा हो जा रहे हैं। एक बात बताओ, मान लो कि वो प्रत्येक वर्ष जब वो जमा कर रहा है 3 लगातार वर्षों तक कोई पैसा, तो मैंने मान लिया पहले वो 100 रुपये जमा करता है। ठीक है, तो जब वो निश्चित राशि की बात करता है, इसका मतलब तीनों साल वो एक ही राशि जमा कर रहा है। तो पहले वो 100 रुपये जमा करता है, तो उस पर जो ब्याज जो 12% का लगेगा, ठीक है ना, पहला वाला जो साल की बात कर रहा हूँ, 3 लगातार साल देगा ना, तो इस वाले 100 रुपये का 3 साल का ब्याज 3 गुणा 12% पे ये निकल जाएगा टोटल। ठीक है, फिर दूसरे में क्या करता है, फिर अगले साल जो है फिर 100 रुपये जमा करता है, और उस पर जो ब्याज आपको जो है उसको 3 लगातार बैंक में जमा कर रहा है ना, तो पहले वाले पे ब्याज मिल जाएगा उसको जब जमा करेगा तो 3, ठीक है ना, 3 साल का ब्याज मिलेगा। दूसरा वाला जब पैसे जमा करेगा तो उस पर कितने साल का ब्याज मिलेगा बेटे, 2 साल का ब्याज मिलेगा 12% पे। ठीक है, इसके बाद जब तीसरा पैसा जमा करेगा तो उस पर कितने का ब्याज मिलेगा, उस पर 1 साल का ब्याज मिलेगा 12% पे। ठीक है, जब ब्याज उसको मिल जाएंगे तो उसको कह रहा है कि उसके खाते में 23,000, ठीक है, 808 रुपये जमा हो जाते हैं, 23,808 रुपये। ठीक है, तो अब वो क्या कहता है कि उसने प्रत्येक राशि बैंक में, उसने कितनी राशि प्रत्येक वर्ष बैंक में जमा किया। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक बात बताओ, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, 3x तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, और देखो 12 तिहाई 36 और 12 दूनी 24 और 12 ही है, तो 24 12 36, 36 कितना होता है 72। तो 72x बटे में 100 सेम है तीनों साइड, तो 100 को हम कॉमन ले लेंगे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 23,808 के बराबर। तो आपको पता है यहाँ से जो वैल्यू है 300 100 के 3 से गुणा करें 372 हो जाएगा। 372x बटे 100 बराबर 23,808। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4 निम्मा 36, 4 तिहाई 12, 4 पंजे 20, 4 निम्मा 36, ठीक है, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 59 52 यहाँ से आ गया। फिर ये 93 हो गया, फिर काट लेते हैं 3 से, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, फिर 3 से काटो इसको, तो 3 एकम 3, 2 बचेगा,
3 निम्मा 27, फिर 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, फिर 3 चौका 12, फिर 31 से ही काट लेते हैं। तो देखो 3 6 18, तो 6 बार में चला जाएगा, तो 186 हो जाएगा और आपका बचेगा 124। तो 3 चौका 12 और 1 4 जा 4, तो 124 64 बार में चला जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ना 6400 रुपये आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है, 6400 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 944 रुपये की एक राशि 4 वर्ष बाद दे है। मतलब ये हुआ कि 4 वर्ष के बाद 944 रुपये की राशि हमको मिलेगी यदि भुगतान 4 बराबर वार्षिक किस्तों में किया जाता है। अगर शुरू में कोई भी राशि के हिसाब से अगर 4 बराबर वार्षिक किस्तों में अगर भुगतान किया जा रहा है इसके लिए, तो प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% दर से साधारण ब्याज दिया जा रहा है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि x रुपये पहले जमा किया जा रहा है, ठीक है, उस x रुपये पे जो ब्याज लगेगा, ठीक है ना, शेष समय के लिए कह रहा है वो, तो 4 वर्ष के बाद अगर वो राशि दिया जा रहा है तो उस पर जो है पहला जो अगर x रुपये पहले साल के लिए जमा किया जा रहा है तो इसी x पे जो ब्याज लग रहा है वो शेष समय मतलब 3 साल के लिए लग रहा है। और वो कितने % पे बेटे? 12% पे बटे 100। ठीक है, एक तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या कहता है कि फिर नेक्स्ट जो x रुपये जो जमा किया जा रहा है, कह रहा है कि वो 4 बराबर वार्षिक किस्तों में जा रहा है ना, तो किस्त बराबर जाएंगे। उसी x रुपये पे अब तुमको क्या करना पड़ेगा कि अब x रुपये जब आप जमा करोगे तो उस पर क्या करेगा, वो 2 साल पे ब्याज देगा। तो 2 साल पे ब्याज कितना जाएगा इस पर? ये हो जाएगा बेटे 2 गुणा 12 बटे 100। फिर इसी x रुपये का 1 साल का ब्याज है, तो x गुणा 1 गुणा 12 बटे 100, और इसके साथ प्लस का एक x जुड़ेगा जो लास्ट वाले ईयर है जिस पर कोई ब्याज नहीं है। ठीक है ना, इस पर कोई समय नहीं बचेगा ब्याज के लिए। यहाँ से तीनों सभी को मिलाने के बाद 944 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखो x कितनी बार है? 4 बार है, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x प्लस आपका 100 अपॉन में आ जाएगा सब जगह से, आपका 12 यहाँ 36, 12 दूनी 24 और 12, फिर ये 72 हो जाएगा। तो 72x बटे 100 इक्वल टू 944। तो ये 472 हो जाएगा। 472x बटे 100 बराबर 944। तो आपको पता है 472 दूनी 944 होता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 200 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर बेटे सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया है। मैं आपको एक बार और क्लियर करा देता हूँ। ये क्या कहता है कि 944 रुपये की जो राशि है वो 4 वर्ष बाद दे है, मतलब 4 वर्ष बाद जो है हमको मिल जाएगी बैंक से। ठीक है, लेकिन उसके जो भुगतान है वो 4 बराबर वार्षिक किस्तों में किया जाता हो तथा प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% दर से ब्याज दे हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे कि आपने 200 रुपये जमा किए पहले साल, तो आपको लास्ट के 3 साल पे आपको ब्याज देगा। कितने रुपए देगा? उसके हिसाब से। ठीक है, वो शेष समय की बात कर रहा है ना। फिर अगर आपने दूसरे साल जो पैसा जमा किया है तो उसको आपको 2 साल का ब्याज देगा। फिर तीसरी बार जमा करोगे तो उसका 1 साल पे ब्याज देगा। लास्ट वाले ब्याज पे, लास्ट वाला जब आप मूल पैसा 200 रुपये जो भी जमा करोगे, जो 200 रुपये दिया हुआ है, अगर आप जमा करोगे तो उस पर कोई ब्याज वो नहीं देगा। ठीक है ना, वो खुद ही कह रहा है शेष समय के लिए ब्याज दे रहा है। तो इससे आपको जो है ना मूल जो है प्रत्येक किस्त की राशि निकलेगी, कितने कितने रुपये का आप किस्त दे रहे हो। ठीक है, और जब आप 4 बार 200 रुपये का किस्त दे दोगे तो आपको जो भी इसका ब्याज मिलता है वो आपको 944 रुपये टोटल दे रहा है। तो इसका मतलब 144 रुपये का आपको ब्याज मिलेगा 800 रुपये जमा करने पर 4 साल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे 1500 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 5% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए ऋण पर दिया जाता है। यदि दोनों राशियों पर प्राप्त साधारण ब्याजों में 16:15 का अनुपात हो तो पहले भाग की धनराशि क्या थी? आपको मैं इसकी ऐसी मेथड बताने जा रहा हूँ, तो जो है वेरी इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। देखो क्या कहता है, कह रहा साधारण ब्याजों को का अनुपात उसने बता दिया, तो इसका मतलब दोनों का जो भी राशि होगी उसका साधारण ब्याज के बराबर इनके अनुपात को दिखा दो। 2 मिनट में सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे, कह रहा 2 भागों में बांटना मुझे नहीं पता क्या है। पहला भाग मैंने मान लिया x रुपये है। कितने रुपये है? x रुपये। तो इस x रुपये का कह रहा है कि 6% वार्षिक दर 6% बना दिया, 4 वर्षों के लिए 4 वर्ष बना दिया बटे 100। PRT अपॉन 100 हो गया, नहीं हो गया? अब अपोन में भाई रेशो में बता रहा है ना साधारण ब्याज, तो रेशो में 16/15 बता रहा है, मैंने 16/15 पहले लिख दिया रेशो में। अब यहाँ पे क्या कहता है, जो दूसरा भाग होगा ना 1500 रुपये का, तो दूसरा भाग होगा बेटे 1500 माइनस x रुपये का। ठीक है, उसको क्या कहता है कि 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए दे रहा है। तो लो बेटे
ठीक है ना। PRT अपन 100 यहाँ से भी कर दिया, दोनों की राशि मैंने अनुपात बराबर दिखा दिए, दोनों साधारण ब्याज के बराबर हो गया, नहीं हो गया। ये भी SI का फार्मूला, ये भी SI का फार्मूला है, दोनों को साधारण ब्याज का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा बेटे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा ये हो जाएगा 8x, है ना। तो ये 8x जो है, अब एक काम करते हैं और भी कटेगा, देखो ये आमने सामने भी कट जाते हैं, 3 पंजे 5 तिहाई 15, ठीक है, ठीक है बेटे। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 से 8 दूनी 16। तो आपको पता चल गया यहाँ से एक जो वैल्यू जो बन के आई है वो क्या बन के आई है बेटे, 3x बराबर जो आपकी वैल्यू बनी है वो बनी है यहाँ पे 15 दूनी 30, 3000 है ना। अब माइनस का 2x, तो माइनस का 2x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 3000, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा होगा। 5 6 30, 600 रुपये आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 600 रुपये। पूछ के रहा है वो क्वेश्चन में, पूछा पहले भाग की राशि, तो पहले भाग की राशि तो डायरेक्ट ही निकल गई, 100 रुपये माना था पहले, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बेटे मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो जरूर एक लाइक कीजिए इस वीडियो के लिए, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का जो भी मूल्य है उसमें से 6000 रुपये का तत्काल भुगतान कर दिया जाता है तथा शेष राशि को 2.5 वर्ष बाद 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित इतने रुपये का भुगतान करके अदा किया जाता है। वस्तु की कुल कीमत क्या थी? भाई वस्तु की पहले जो कुल कीमत क्या थी हमें नहीं पता, इतना हमें पता चल गया कि जो भी कोई कीमत थी उसमें 6000 रुपये पहले जमा कर दिए गए हैं, ठीक है। अब कितने रुपए इसमें मैं जोड़ूं कि वो वस्तु की कुल कीमत के बराबर हो जाए, ठीक है। तो लेकिन उसने क्या कह दिया कि जो बचा हुआ जो राशि है ना, उस राशि को 2.5 वर्ष बाद 6% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज सहित इतने रुपये का भुगतान करके मिलाया जा रहा है। तो कहने का मतलब मान लेता हूँ कि वो जो राशि बचा हुआ है वो x रुपये की राशि है, उस पर जो ब्याज लग रहा है वो ब्याज कितना लग रहा है, साधारण ब्याज ये लग रहा है बेटे उस राशि का, उसी राशि का मान लिया इसी x राशि का, ठीक है। 2.5 वर्ष का मतलब 5/2 हो जाएगा और 6% का मतलब 6% है ये आपका। तो 5/2 का 2 नीचे आ जाएगा, गुणा 100 होता है, तो ये P हो गया, ये R हो गया, ये T हो गया, बटे 100 होता ही है, और 5/2 का 2 नीचे आ जाएगा। तो इस राशि में जब मैंने इसका साधारण ब्याज ऐड करा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 12,650 रुपये के, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि देखो 5 6 30 है, ये 5 6 क्या है 30। तो आपका 30 का एक काम करते हैं, ये 200 है नीचे, 200 की x से गुणा कर देंगे, 200x प्लस 30, तो ये 230 ही ले लेते हैं, बाद में काट लेंगे, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अभी काटें। तो ये हो जाएगा 230/200x बराबर 12,650। तो देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है, 23 से काट देते हैं, तो 2 पंजे 10 और 3 पंजे कितना बचा है बटे 15, तो 115, तो यही हो गया। तो आपका 11 हो जाएगा 126 में, 11 वो फिर 115, तो 23 पंजे 115 0, ठीक है ना। तो 550 हो गया, नहीं हो गया। तो x की वैल्यू अगर मैं 550 की 20 से गुणा कर दूँ, देखो ये 0 कट चुका है ऊपर वाले से, तो यहाँ पे 2 0 तो पहले से ही है, ठीक है। अब 5 दूनी 10 का 0 और फिर 5 दूनी 10 और 11, तो 11,000 रुपये जो है आपकी x की वैल्यू आ गई, मतलब जो वो पैसा था, ठीक है ना। उसमें ब्याज जोड़ के 12,650 हुआ था ना। तो वस्तु की कुल कीमत में अगर मैं 6,000 में अगर 11,000 जोड़ दूँ, ठीक है ना, तो इसकी वस्तु की कुल कीमत 17,000 रुपये आ चुकी है, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 2/5 भाग 4% वार्षिक दर से और 1/3 भाग 5% वार्षिक दर से तथा शेष भाग को 10% वार्षिक दर से कर्ज पर लगाता है, ठीक है। तो अब वो क्या कहता है कि यदि उसे 267 रुपये वार्षिक साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ तो उसे कुल आय क्या थी। देखो साधारण ब्याज के बराबर ब्याज दिखा देगा, आंसर आ जाएगा, मुझे नहीं पता भाई। यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे 1/3 है। अगर 1/3 है तो मैं 100 मान लूँ तो दिक्कत, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा कोई छोटा नंबर मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं कि चलो 30 रुपये थे उसके पास, ठीक है। तो उस 30 रुपये का अगर वो 2/5 भाग करूँगा तो 30 का बेटे 2/5 हो जाएगा, 5 6 30, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 12 रुपये का कह रहा है कि 4% वार्षिक दर से लगा रहा है, तो इसका 4% कितना हो जाएगा, आपका 1% हो जाएगा इसका 0.12 गुणा 4, 12 चौक 48, तो 0.48 रुपये तो ये हो गए, ठीक है। ब्याज यहाँ से मिल गया 12 रुपये का। फिर बाकी बचा हुआ क्या कहता है कि 1/3 भाग इसका 10 रुपये हो जाएगा। 10 रुपये को कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से, तो 10 का देखो 1% होगा 1 रुपया, अब 5% होगा 50 पैसे, तो 50 पैसे मैंने जोड़ दिए, ठीक है ना। इसका ये वाला ब्याज आ गया। अब तीसरा ब्याज कह रहा है शेष का 10% कह रहा है, तो बचा कितना, 12 10 22, 8 बच गया भाई, 12 10 22 होगा ना दोनों, और 8 बच गया आपका 30, ठीक है ना। इस 8 का 10% कितना होगा, 0.8 होगा, तो 0.8 मतलब 0.80 पैसे, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो ब्याज निकला है उसके ब्याज के बराबर दिखा देंगे, तो वहाँ से मूल निकल जाएगा, ठीक है ना। जो उसकी आय थी, मैंने आय 30 रुपये मानी थी, अभी बता देंगे, रुक जाओ। तो यहाँ पर देखो बेटे ये आपका 8 एच रहेगा, और 8 5 13, 13 4 17 का 7 कैरी 1, तो पॉइंट से पहले 1 आ जाएगा। तो इसका हमारा जो पॉइंट 178 है
₹1.78 का जो हमें जो लाभ हुआ है, जो ब्याज मिला है, वो उसके 267 के बराबर है। ठीक है ना। तो हमने मूल क्या माना था 30, अगर हम अपना 30 बना दें तो उसका जो है कुल आय निकल जाएगी। तो अगर मैं इसको 1.78 को क्या करूँ, मान लो कि भाई मैं क्या करूँ 30/1.78 से डिवाइड दे दूँ इसको, किसको 1.78 को, तो उसका जो 267 रुपये है ना, उस पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा 30/1.78 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने ये डिवाइड कर दिया 1.78 से, तो मेरा तो 30 हो गया 1.78 का, तो उसका मूल कुल आय निकल जाएगा। जो मेरी कुल आय 30 निकल गई, तो अब यहाँ से उसका कुल आय निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे उसके वाले में क्या करूँ, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो यहाँ 300 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 267 गुणा 300/178 आ गया है। अब मैं इसे कैसे काटूँ, जो काटने की देरी है आंसर आ जाएगा। देखो कैसे काटेंगे, तो इसको सॉल्व आउट करना है, ईजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलो इसे काटते हैं। तो इसे 2 से काटते हैं। ठीक है बेटे, 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, फिर से 2 से काट देते हैं तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है। अब बताओ फिर क्या करें, अब इसे फिर इसको जो है देखो यहाँ पर 89 से कट जाएगा, 8 तिहाई 24, 9 तिहाई 27, 267 बार में चला गया। 150 के 3 से गुणा कर दोगे आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, 150 के 3 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 450। तो आपका कुछ इसमें भी रह रहा है, 1 सेकंड रुक जाओ। पॉइंट हटाया मैंने, 300 बना दिया उसको। तो ये पॉइंट हटाने से, अच्छा ये पॉइंट हटाने से 2 जीरो बढ़ेगा बेटे, 1 जीरो नहीं बढ़ने का। ये 0.78 है ना, तो पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका बेटे 1500 बन जाएगा। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 1500 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा ना। तो 4500 रुपये की उसकी आय बन गई, जो हमारी 30 के बराबर मैंने बताया था। तो 4500 इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते हैं। ठीक है। जब साधारण ब्याज दर 5% से 4% हो जाता है, तब एक आदमी पहले की तुलना में 4000 रुपये अधिक निवेश करता है और 2 वर्षों बाद उसकी आय पूर्ववत रहती है। तो अब आरंभिक निवेश राशि क्या थी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जब पहले 5% का ब्याज था, तब वो मान लो कुछ पैसे खर्चा करता होगा जो भी, अब वो ब्याज घट के 4% अगर वो हो गया, तो अब क्या हुआ ना, उसने 4000 रुपये अधिक निवेश करी और 2 वर्षों के बाद भी उसकी जो आय है वो पूर्ववत रहती है। मतलब जो पहले था, मान लो उसकी आय पहले X रुपये थी। ठीक है। उस X रुपये पे 5% उसको ब्याज मिलता था और उस पर क्या करता था वो 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ से उसके जो है उसका साधारण ब्याज निकल जाएगा, मतलब उसको फ़ायदा कितने का होता था। अब उसने क्या करा, अब उसने जो है उसी पैसे पे 4000 रुपये जोड़ दिया। ठीक है ना। अब उसने ज़्यादा रुपये निवेश कर दिए, पहले उसने X रुपये निवेश किए थे, अब उसने 4000 रुपये ज़्यादा निवेश कर दिए, लेकिन उसका जो परसेंट जो है साधारण ब्याज दर वो कम हो गया। ठीक है ना, 2 वर्षों के लिए। तो यहाँ से क्या हुआ ना, जो भी साधारण ब्याज है दोनों का बराबर ही हो गया। ठीक है ना, आय बढ़ गई लेकिन साधारण ब्याज जो है उसका कम हो गया। ठीक है ना। तो इसी वजह से दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे आय ज़्यादा थी लेकिन क्या हुआ, दर ज़्यादा था ब्याज का, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा आय मिलती थी। तो दोनों का साधारण ब्याज दोनों में बराबर ही हो गया। ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से क्या करना है आपको, कह रहा आरंभिक निवेश राशि क्या थी। मैंने पहले निवेश राशि मैंने मान लिया कि X रुपये थी। ठीक है, X की वैल्यू फाइंड करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो 100 से 100 कट जाएगा नीचे, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो 5x यहाँ पे और 4x उधर से आ जाएगा इधर आके माइनस में। तो ये x बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 4 चौक 16000। तो 16000 रुपये जो है आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। 2 मिनट के अंदर आंसर सोल्व कर दिया मैंने। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेटे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आरंभिक निवेश राशि 16000 रुपये थी, बाद में उसने 4000 रुपये बढ़ा के 20000 रुपये का निवेश किया, लेकिन क्या हुआ, दर कम पड़ गई। तो इसी वजह से दोनों की जो निवेश राशि है ना वो जो है बराबर हो गई। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगी। ओके स्टूडेंट्स।